Okay, hi guys. Shall we start class? यस मैम। तो कल हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे जो रह गई थी, राइट? सो उसके अंदर एक था कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एनिमल्स फार्म के अंदर मेंटेन करना है। वो कितना परसेंट था? व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन? 70-20-10 70-20-10। 70% ऑफ lactation. lactating animals, 20% pregnant and dry, Hmm. and 10% not pregnant. Non-pregnant and dry. ओके, सो दिस वाज आवर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मीनिंग व्हाट शुड बी आवर टाइमिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? कितने परसेंट तो हमें पता है, ये हमारा गोल है, ये हमको अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए फार्म को किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, दैट विल बी व्हाट विल बी सीन हियर। ओके, सो अभी हम क्या बोलते हैं, अगर हमको एक एफिशिएंट फार्म मैनेज करना है तो कितने दिन में हमें काऊ से काफ मिलना चाहिए? उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा प्रोग्राम? एक काऊ से हमको कितने दिन में काफ मिलना चाहिए, मीनिंग व्हाट शुड बी द इंटरकाविंग इंटरवल? 13 months मैम। 12 months, calf a year. What do you say? Calf a year. सो एक साल में एक काफ होना चाहिए। इसी का मतलब क्या, इंटरकाविंग इंटरवल कितना होना चाहिए? 2 काविंग्स के बीच में, मतलब आज एक काफ प्रोड्यूस हुआ, 365 डेज के बाद दूसरा काफ हमको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रन एफिशिएंट फार्म। तो इसके लिए दिस इज आवर गोल। व्हाट इज आवर गोल? पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूशन 70-20-10, एंड देन व्हाट विल बी द काविंग इंटरवल, इट शुड बी 365 डेज। ओके, नाउ ये काउ जो है ये अभी काव कर लिया इसने, ठीक है। अभी कितने दिन बाद फिर से हीट में आ सकती है काविंग के बाद? फर्स्ट हीट करते हैं कि नहीं करते? फर्स्ट हीट में आने के No, बाद ma'am. अगर नहीं तो कौन से हीट में करते हैं? सेकेंड हीट में हम लोग इंसेमिनेशन करते हैं। सेकेंड हीट कब आएगी? अप्रोक्सीमेटली 21 + 21 मतलब 42। 42. ओके, तो मतलब 40 to 60 डेज के बीच में ये फिर से हीट में आएगी, राइट? तो व्हाट इज आवर इंसेमिनेशन टाइमिंग? 40 to 60, अगर इसका एवरेज लेंगे तो 50 डेज। 50th डे आफ्टर काविंग पे हमको क्या करना चाहिए? इंसेमिनेशन करना चाहिए, 50th डे आफ्टर carving. Okay, then that means what is your breedable period after carving? What is the window for breeding? It will go as high as 60 days. Okay, yes, 2 months, 60 to 80 days या 60 to 90 days हम बोल सकते हैं कि that is the breeding window within which all the animals that you are trying to breed should conceive. Okay, they should conceive within this window of 60 to 80 days post calving. Okay, now if you are inseminating today, what is breeding efficiency और conception rate क्या था? breeding efficiency मतलब Ma'am, we number of meetings. number of Okay. matings is breeding efficiency. So your breeding efficiency ideally should be somewhere around 65%. इतनी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। आइडियल इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, एक्चुअली अराउंड लाइक 70-75% तक इट शुड बी देयर, बट एटलीस्ट 60 to 65% के बीच में ब्रीडिंग एफिशिएंसी होनी चाहिए। ओके, नाउ हाउ मेनी काउज शुड यू टेक एट अ टाइम फॉर ब्रीडिंग? दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? ओवसिंग प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, PGF2 अल्फा देते हैं, GnRH हार्मोन देते हैं, डे 0, डे 8, डे 9, डे 10, तो जो भी है वो कितने का उसका करना है, राइट? दैट इज द रियल क्वेश्चन। सो दैट मीन्स उसके अगर ये प्रोटोकॉल हम फॉलो करें, इसके हिसाब से हमारे फार्म में अभी जितने भी एनिमल्स है, ओके, इंक्लूडिंग हीफर्स हु हैव नॉट कार्व्ड एंड इंक्लूडिंग द एनिमल्स हु हैव जस्ट कार्व्ड एंड दे हैव कम इनटू द ब्रीडेबल पॉपुलेशन, मतलब दे कैन बी ब्रेड अगेन, ऐसे ऐसे जितने भी एनिमल्स है हमारे पास, अगर आप अभी अभी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो still the same rule applies even if you buy all heifers, or which is not advisable.
But even if you're buying all heifers, then I think everybody will start into production at the same age. But that should not happen, which is why while buying itself, you are supposed to, if you're buying heifers or if you have heifers in your farm, they should be of a different age. ये तो सब एग्री करते हैं, सारे heifers एक एज के नहीं होने चाहिए. Otherwise, there will come a time when the farm is no longer in production. That will be the which period? Dry Which period period? or dry Dry period. तो ड्राई पीरियड में 60 डेज हमको कुछ नहीं मिलेगा उनसे. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट वी आर मेकिंग श्योर कि दिस थिंग लाइक दिस साइकिल गोज ऑन. तो ये ब्रीडिंग साइकिल को चालू रखने के लिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप ओवसिंग प्रोटोकॉल 30% ऑफ ब्रीड फीमेल्स को अप्लाई करोगे. मतलब आज अगर मैंने मेरे 100 एनिमल्स है, 100 ब्रीडेबल फीमेल्स है, उसमें से 30 फीमेल्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 30% फीमेल शुड बी सिंक्ड टुगेदर. ओके, आज सबको एक साथ में प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया. तो व्हाट विल हैपन आफ्टर हाउ मेनी डेज, लाइक आफ्टर दे कम इनटू हीट, you can inseminate them. Okay, then 3 weeks after this you should go for the insemination of another 30% of the females. So this cycle should continue, and what is needed in order to continue this cycle is एक time पे 30% of your breedable population should be mated. ओके, अब क्लियर है? ठीक है? Yes, Clear? ma'am. ओके. और एक दो प्रॉब्लम्स थे, वो क्वेश्चन जिसका कोई आंसर नहीं था. आ गया वो. हाँ, ये क्वेश्चन. ओके ओके, आई एग्री. साहिवाल काउज एंड थारपारकर काउज के अंदर मैंने रिसर्च पेपर में चेक किया, मैस्टाइटिस का इंसिडेंस होता है ज्यादा. दिस विल बी कंसिडर्ड द काउज व्हिच आर मोर susceptible to mastitis due to their higher yield. Okay, so normally genetically they are not so predisposed, but because we are putting them in a setting where we are breeding them for higher yield, that is why it is compromising with the mastitis resistance, and therefore yes, they will be susceptible to mastitis. So this is true. Okay, they do reach a peak yield of 60 to 75 days. ये भी variable period है, ठीक है. जिसका काविंग, जिसका पीक हील्ड ज्यादा होता है, कभी कभी पीक हील्ड में आने में टाइम लगता है. ओके, सो एंड द 4th to 6th वीक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज फॉर काउस हु आर इन अ इंटरनल सेटिंग, मतलब कंप्लीटली हाउस इनसाइड द हाउस. तो इन दैट केस दे रीच अर्ली. ओके, बट फॉर इंडिजिनस काउस इट इज अ वेरी वेरिएबल पीरियड. कुछ कुछ जगह पे वो लोग बोल रहे हैं 82 डेज, कुछ मतलब रिसर्च आर्टिकल्स में somewhere they are saying 82 days, or somewhere it is going as high as 9th to 12th week, which is very high. Okay, so but optimally 60 to 75 days लगते हैं उनको to come into peak yield. Okay, okay, this is definitely true, because when the milk production increases, the fat percent decreases. So this would be the incorrect option, because when you have high yielding animals, आप उनको कितनी बार मिल्किंग करते हो? 3 बार. 3 बार मिल्किंग करते तो इंटरवल क्या हो जाएगा? 8 छोटा. hours. 8 आवर्स का इंटरवल होता है. 8 आवर्स या 12 आवर्स इज द ऑप्टिमल इंटरवल. जब 10 आवर्स पे होता है तो मिल्किंग जो है वो इनफ्रिक्वेंट या इरेटिक हो जाता है, क्योंकि जैसे 8 आवर्स मिल्किंग है तो 3 बार दिन में सेम टाइम पे यू आर मिल्किंग, एंड द काउ इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हाई मिल्क, सो इट नीड्स टू बी मिल्क्ड एट अ व्हाट यू से शॉर्टर इंटरवल. ओके, बट 10 आवर्स की वजह से व्हाट हैपेंस, इरेटिक हो जाता है रिदम जो है वो मिल्किंग का. सो दैट इज व्हाई दिस इज द फॉल्स ऑप्शन. ओके, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, देन one more question was a problem. Yeah, this one. Okay, now let me explain something to you. We didn't see this word off herd records. What is the which of the following is true about the off herd records? Off herd मतलब क्या? What is OFF off? इसका क्या मतलब होता है? Off का क्या मतलब होता है? OFF off. Closed. Sorry? Closed, ma'am. Close? One second. Can't hear you. Just give me a second.
OFF ऑफ का मतलब होता है कि इट इज डिफरेंट और इट इज अवे फ्रॉम समथिंग. ओके, दैट इज बेसिकली ऑफ. मतलब ये एक जगह है ऑफ दिस, तो दैट विल बी यहां से दूर. तो उन्होंने क्या पूछा है? ऑफ हर्ड रिकॉर्ड्स. ऑफ हर्ड मतलब क्या? ऑन साइट, ऑफ साइट. ओके, ऑफ साइट, ऑन साइट एंड ऑफ साइट. ऑन साइट मतलब वहां जाके, ऑफ साइट मतलब वहां से दूर. तो ऑफ हर्ड रिकॉर्ड्स मतलब क्या? वो रिकॉर्ड्स जो हर्ड के अंदर के नहीं है. ओके, हर्ड हर्ड रिकॉर्ड्स ही है, बट दे आर नॉट दोज रिकॉर्ड्स विच आर पर्टेनिंग टू द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द हर्ड. तो बेसिकली आप हर्ड को बाहर से देख रहे हो. ठीक है, इन दैट केस ओके, तो जब ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं तो मोस्टली दे विल यूज फॉर पेडिग्री रिकॉर्ड्स हो गए या जेनेटिक रिकॉर्ड्स हो गए. ठीक है, these records are considered off herd records. Then you have performance records are there. Okay, performance records for different herds. मतलब performance records of herds which are contemporary to our own herd. मतलब हमारा herd है, हमारे herd को छोड़ के ऐसे herds के performance records जो हो contemporaries के. तो ये क्या हो गए? इससे हमने क्या किया? अगर दो हर्ड के रिकॉर्ड देख रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा? हम क्या कर पाएंगे? कंपैरिजन कर पाएंगे. तो मतलब बेसिकली मैनेजमेंट डिसीजंस करने में जो रिकॉर्ड्स काम आते हैं फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, दोज आर नोन एज ऑफ हर्ड रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉर्ड्स, पेडिग्री रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, मार्केट, हाउ द मार्केट इज ट्रेंडिंग. अगर मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ब्रीडिंग पॉलिसी डिसाइड होती है कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ट्रेंड. तो दीज काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर व्हिच आर नोन एज ऑफ हर्ड रिकॉर्ड्स. तो अब ये दिमाग में रखो and try to choose one answer. Okay, efficiency of culling and selection for breeding purpose will increase. True or false? Off herd record. True. True. क्योंकि genetic records हम लोग use करें. Genetic. Comparison of herd performance between and within breeds. True and false? True. Superior stock can be identified for extensive use in breeding programs. True. Each animal in the herd is identified with respect to its production performance. No. False. Because this is a within herd record, not a between Within- herd. But if we have a record maintained where there will be written the production of every animal, then we can also assess the production performance of each animal. We can, but we are not, the aim is not to assess the production performance of each animal. That we are doing anyway, but that is when we are maintaining the herd's records. Okay, the question is regarding off herd record. Off herd matlab when you want to see many things at a single time. You don't want to focus on what is going on within my herd. I want to see what is going on between the two herds so that I can choose the best animals from both herds. Suppose one herd is performing at an average of 10 liters per kg और उस herd में genetic variability खत्म हो गई. अब इसमें और improvement नहीं हो सकती despite whatever you do. मतलब why? Because उसके अंदर की genetic variability is done. So now the next step is to bring other genetic material from outside. In order to do these things, you need records of the other herd also, or you need records of multiple herds which are like your herd. Then only you will be able to do that. So of course we are analyzing the production of our own animals, but we also want to see, we want to compare our herd to other animals so that we can decide which animals to cull. Okay, based on the fact कि मुझे पता ही नहीं है कि होल्स्टीन फ्रीशियन दूसरे साइड में 20 लीटर दूध दे रही है, मेरी होल्स्टीन फ्रीशियन 10 ही लीटर दूध दे रही है और मैं उसमें खुश हूँ. ठीक है, बट अगर मुझे पता चलेगा कि कोई एक होल्स्टीन फ्रीशियन है जो 20 लीटर दूध दे सकती है, तो ऑब्वियसली आई विल कल माय पुअर एनिमल्स and I will focus on breeding the ones which are giving very very high production. ठीक है, so that is why this is. So are off herd records between two different farms or like Yes. They are never based on one farm? No, never based on one farm. You are not one farm. Or maybe you could have different herds within your farm also. Okay, off herd matlab any herd. You could have different herd within your farms also, and of course between farm records are also considered off herd records because you're comparing two different herds. So yeah, they can be records of two different farms, or they can be the records of two herds in your own farm which are maintained in two different places. Okay, suppose you have a herd
you have one farm is there, okay? You have a herd which is maintained here, you have a herd which is maintained here, both of them are having their own genetic progress, and now you want to compare the two, किसमें अच्छा हुआ, मैनेजमेंट डिसीजंस अलग अलग लिए गए दोनों के केस में, तो किसमें अच्छा हुआ, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल इंप्लीमेंट फर्दर पॉलिसीज, ओके? सो द पॉइंट इज विदिन हर्ड हम लोग नहीं देख रहे, वी आर चेकिंग between two different herds. Anything that has to do with off herd, we are checking between two different herds, okay? So therefore this statement will be false, okay? Now you have to choose the lesser devil from these options. 4 is gone, so this is gone and this is gone. Now you have to choose between 2 and 3 and 1 and 2. Which is more appropriate? Which one would you choose? Then first and third are Yeah, ideally, yes, first and third are correct, but that is not an option. And even if it were an option, the correct answer would be 1 and 2, because I'll tell you why. Because 1 and 3 का मतलब एक ही है, okay? 1 and 3 का मतलब क्या है? आप genetic potential देख रहे हो, breeding और you are comparing breeding, okay? Now here in 1 you are covering 2 or 3 different things. You are covering culling, you are covering selection, and you are covering breeding. 3 different things are covered here. Here you are covering only breeding, and over here you are comparing herd performances. but So- then in second option again it's only about one herd performance. It's within a herd, Performance which is between the same thing with the fourth option also. herd performance between or within breeds. You look at the question, between or within breeds, meaning what? You are comparing the performances of different herds. You are not comparing the performance of your own herd within itself. You are comparing the performance of one herd which is located in Jammu Kashmir, another herd which is located in Rajasthan, and you want to know what is going on in the world. Okay, so that is when you will use off herd records. So this will show that like you in between these two, you are actually covering the entire gist of off-herd records compared to option number 1 and 3. अभी ठीक है, क्लियर है कि नहीं? डाउट है तो पूछो. डाउट? यस, नो, मे बी? डाउट है मैम. क्लियर है? नो मैम, अभी क्लियर नहीं. Not so clear, but No, I must have written it somewhere here. Yeah, got it. Okay. So data and information about livestock that are not a part of a specific herd but related to the performance, health and breeding of the animal. इतना clear है? Not a part of a specific herd. कोई specific herd को नहीं देख रहे हम लोग, but they are actually the overall health, reproduction and whatever records, breeding records, performance records of the entire herd. Okay, so what are you actually doing? You have pedigree records, you have health records of animals which have interacted with the herd. मतलब बाहर के animals, जैसे bulls आ गए. Bulls are not a part of your herd, right? When you're maintaining a commercial dairy farm or any dairy farm, bulls are not a part of your herd. The breeding bulls come from outside. What comes? Semen comes. So the health record of those animals is technically should be a part of herd records, but they are not exactly your herd records, but their genetics is there with you, right? उनका थोड़ा नहीं, बहुत सारा influence आपके herd में है, okay? But they are not actually a part of the record of your herd. So that will be what? Off herd records. Got it? अभी थोड़ा clear हुआ? Little bit. So any animal who has interacted with your herd will be included in the off-herd health records. Okay. Then you have performance data of the animals in related herds. Related herds मतलब आपके जैसे दूसरे herd के animals का performance data आप जब रखते हो तो that is a off-herd record. That is also an off-herd record. Then you have market data. Market data मतलब अभी market में क्या situation है, कौन से product की ज्यादा demand है, जैसे अभी ऑर्गेनिक मिल्क चाहिए, A2 मिल्क चाहिए, सो उसके हिसाब से यू विल स्टार्ट टेकिंग ब्रीडिंग डिसीजंस कि अगर A2 मिल्क चाहिए तो ऑब्वियसली आई शुड कीप इंडिजिनस एनिमल्स ऑन माय फार्म and I should increase the inheritance of indigenous animals compared to exotic animals. So that is a breeding decision which you took based on the market data.
Okay, so market data is technically a record that you're analyzing for your herd, but it is not your herd record. So that is an off herd record. Then you have research data. Of course, whatever breeding, feeding, whatever you're doing, everything is based on research, right? So any farm that goes into the research papers, looks through researches, and uses that data to implement on your own farm, to take management decisions on your own farm, that data will be considered a research data. You will keep a record of that data, but that is not a part of your herd data, right? So that is research data, that is also an off herd record. ठीक है, अभी क्लियर हो गया कि अभी भी डाउट है? नहीं, मैम मुझे बस इतना समझ आया कि इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर हर्ड। हाँ यही है, बात यही है कि हम अपने हर्ड के अंदर नहीं देख रहे, हम अपने हर्ड के बाहर देख रहे हैं। अंदर बहुत देख लिया, अभी हम अपने हर्ड के बाहर देख रहे हैं, और बाहर की दुनिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से आप, अच्छा आप जेकेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप आईसीआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? फर्स्ट थिंग एनालिसिस एनालिसिस करोगे, correct. You will do analysis of what? The previous year's question papers that have been asked. You will do an analysis of what is the cutoff. Okay, cutoff का क्या मतलब है? क्या cutoff अपने आप का होता है या cutoff बाहर का होता है? Cutoff बाहर का होता है। तो cutoff value अगर आप cross करते हो, then only you will be considered for admission, otherwise you will not. So what you are doing is you are analyzing records which are not your own, but they are of somebody who is like you. Agreed? Agreed? Yes, So ma'am. what you're doing, based on that information, you are taking decision on what your strategy will be to reach that cutoff, right? So this is what we are doing here. We are analyzing each and everything of the world which is like us. We are not looking inside us because we have done everything that we can, or we are planning to do everything that we can in our own herd. But in order to see where that herd is going, we need to have a standard, or we need to have a guidance value towards which we will reach. That is our goal. Okay, हम तो improvement कर रहे, but हमें पता नहीं mastitis होता है, ठीक है? I am a new farmer, I don't know mastitis हो सकता है, और मैं breed करती जा रही हूँ, suddenly all my animals got mastitis. अगर मैंने रिसर्च की होती, अगर मैंने मार्केट में देखा होता, अगर मैंने बाकी लोगों का परफॉर्मेंस और हेल्थ चेक किया होता, तो what would have happened? I would have not done this, right? So based on other data, we are taking information in our own herd. That is an off herd record. Clear? अभी clear हुआ? Yes, ma'am. So basically इसका importance होता है, improvement करना है, health management, whatever. मतलब basically अपने farm में जो भी decision लेना है, उसका that is the basis. So when you go to that question, okay, you are supposed to choose the least of all devils. Meaning what? You are supposed to choose the most appropriate answer. Supposed to choose the most appropriate answer. So number 4 is gone. That everybody will agree with? या उसमें भी doubt है? Yes, Each go answer, on. it's Within the gone. herd है तो ये तो Within the herd है तो it is gone. Now we are left with 3 options. इसमें this is covering genetics. This is also covering the same thing, that is genetics, right? But this is also a true option which is not covered in either of these 2 options. So what will you do is you will choose the most appropriate answer. In this case, it will be option number 1 and option number 2, where you are analyzing how to cull and how to select. You are analyzing it for breeding purpose, and you're also comparing the performance of different herds between or within breeds. Between breeds meaning you are comparing the performance of one breed Holstein Friesian with another breed Sahiwal, or you are comparing the information of one herd of Sahiwal which is located in Punjab and another herd of Sahiwal which is located in Rajasthan, and you are checking what is the difference between these 2 herds. So overall, between option 1 and 2, you are covering everything that is related to ऑफ हर्ड रिकॉर्ड्स. मतलब ऑफ हर्ड रिकॉर्ड्स की जो डेफिनेशन है वो इन दोनों को मिला के बनती है. ये और ये एक ही बात है. तो व्हेन यू वांट टू चूज 2 करेक्ट आंसर्स, यू विल चूज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2. अब ठीक है कि अभी भी डाउट है? ठीक है. क्लियर हो गया? ऐसे ही मेरे तसल्ली के लिए ठीक है मत बोलो. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके ठीक है. और कुछ था कल? नहीं, दैट्स इट राइट. हाँ, काफूड वैक्सीन. काफूड वैक्सीन इज फॉर ब्रुसेल्ला.
स्ट्रेन 19 का जो वैक्सीन है उसका नाम काफ फूड वैक्सीन है, 4th to 8th मंथ में देते हैं, जिंदगी में एक ही बार देते हैं, सिर्फ फीमेल एनिमल्स को देते हैं, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। काफ फूड वैक्सीन इज ऑल्सो ओके। ओके, नाउ टुडे वी विल मूव ऑन टू क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। अभी क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहले क्यों करते हैं हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, मैं खोलूंगी नहीं कुछ, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्यों करते हैं? Prevent spread of Contamination ना diseases. रहे, spread disease ना Mastitis. हो, कंटामिनेशन ना हो, मेस्टाइटिस ना हो, Mastitis डिसीज ना का हो। स्प्रेड ना हो, इसके लिए क्लीन मिल्क प्रोडक्शन करना जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। मतलब क्या, वी आर अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन इन आवर, मोस्टली बैक्टीरियल कंटामिनेशन इन आवर मिल्क व्हेन वी आर डूइंग मिल्किंग एट द सोर्स इटसेल्फ। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हम पूरा क्लीन मिल्क प्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो क्लीन मिल्क ऑब्वियसली हमको बैक्टीरियल काउंट कम करना है। So what is the first step that you should do for a cow, for yourself and for the cow and for everything else in the world when you're doing clean milk production? आपको क्या क्या करना चाहिए one by one? Milking with clean hands, clean utensils. Clean hands, clean सबसे utensils. पहले तो शेड क्लीन रखना है। Yes, let's start from there. So we have a milking barn and we want to keep it clean. तो उसके अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए? What should we do? What should we prevent? मैम जो डंग की वजह से कंटेमिनेशन उसको प्रॉप मिनिमाइज कर लें, जैसे हम जो हेड टू हेड या वो जो प्रोसेस हम भी लेते हैं उसमें नहीं, वो यूज we करते हैं have ताकि मिनिमम। हाँ ठीक है, हो सकता है, ओके डन। हेड टू हेड टेल या जो भी है वो कंटामिनेशन डंग की वजह से हो रहा है। तो हम जो भी डंग की वजह से कंटामिनेशन रिड्यूस करने का बेस्ट तरीका क्या है? मिल्किंग के बाद शेड को क्लीन करो, ठीक है, वॉश करो क्लीन करें। और स्टेरिलाइज करो, okay, with formaldehyde, not with gas, but with detergent and water. You should wash off all the Yeah. milking area once you're done with milking. Okay, that is point number 1. Then next point will be what Washing about off. insects? What about flies? So dung breeds flies. Obviously, we cleaned off the dung. Apart from this, it will also there can also be presence of insects in the farm that might be carriers of one or the other thing which will infect our animals. So, applying insecticides in your farm where the animals are staying, in the hay that they are having for eating and for bedding material, whatever. जो भी है, जो भी hay है उसके अंदर एक तो बैक्टीरियल फंगल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा it should not have any kind of insects inside it. Okay, no insects allowed. So that will be for both. Okay, next अब क्या करेंगे? हमने क्लीनिंग एरिया, वॉशिंग हाँ एरिया भी और एनिमल का भी वॉशिंग है उसका, हाँ एनिमल का भी हमको अडर वॉशिंग, का। करेक्ट, अडर को वॉश करेंगे। और फिर क्या करेंगे? वॉश किससे करेंगे? KMNO4 माइल्ड देते हैं। वॉश किससे करेंगे? वार्म वाटर। वॉश तो हाँ वार्म वाटर से वॉश करेंगे, अराउंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ल्यूक वार्म सा वाटर, उससे हम क्या करेंगे? एनिमल को वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको ऐसे ही टपकने देंगे पानी को? नहीं, ड्राई No, करना ma'am. है। ड्राई करेंगे, ठीक है, ड्राई करेंगे हम उसको। देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड द आई थिंक इट्स कॉल्ड द वैक्स मेथड और समथिंग। तो उसमें क्या करते हैं, जिसको स्मेल नहीं है ऐसे टाइप का वैक्स, या जो मतलब विच इज सेफ टू कंज्यूम, ऐसे टाइप का वैक्स व्हाट दे डू, दे अप्लाई ऑन देयर हैंड्स एंड दे अप्लाई ऑन द टीथ्स सो दैट देयर इज नो इंजरी टू द टीथ्स जब ड्राई मिल्किंग करी जा रही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट कुड बी डन। Okay, then another thing that you should do after cleaning, after drying, what is the next thing that you should do for the animal? Application of KMNO4, right? So once the teat is cleaned, you should apply a antiseptic solution, either KMNO4 or iodine solution or something like that. You should dip the teat inside the can which is containing your antibiotic solution. Okay, antiseptic solution. Okay, clear. अभी ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? Next. मैम Milk अप्रोच aside. इम्पोर्टेंट है, Handler है लेफ्ट साइड उसके बाद नहीं, हम अभी एनिमल की बात करते हैं, सिर्फ एनिमल की बात करते हैं, हैंडलर तक बाद में आएंगे, सिर्फ एनिमल की बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? मिल्किंग, राइट? तो मिल्किंग के मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? फर्स्ट फ्यू स्टेप्स को डिस्कार्ड डिस्कार्ड करना है। फर्स्ट फ्यू स्टेप्स को डिस्कार्ड क्यों करना है? बैक्टीरियल टीथ में कंटामिनेशन हो सकती है टीथ कैनाल में। बैक्टीरियल काउंट उसमें बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यू शुड डिस्कार्ड द फर्स्ट फ्यू स्ट्रिप्स। ओके,
Then the next step after discarding first few strips is quick milking. Within 5 to 7 minutes, we should complete the entire milking. milking. Okay. Within 5 to 7 minutes, you should complete the entire milking process. Okay. अब animal का हो गया, milking हो गया. अब क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे उसको? नहीं, खड़ा रखेंगे थोड़ी देर तक रहेंगे क्यों भाई? ताकि not allow the ताकि animal to टीट spit स्पिंटर बंद हो immediately. जाए, इन्फेक्शन ना हो। हाँ, और उसके लिए इन्फेक्शन ना होने के लिए अब क्या फिर से आप उसको you can dip it again in your antiseptic solution before leaving it. Okay. फिर आप उसको जाने दे सकते हो, no problem. But first you should dip it in a antiseptic solution. What? The teeth should be dipped in antiseptic solution before leaving the animal to go wherever it wants to go. Okay. ठीक है. अब आते हैं एनिमल, मतलब अभी मिल्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है. अब आते हैं हैंडलर पे. हैंडलर के बारे में क्या बता सकते हो आप? हैंडलर कैसा होना चाहिए? पहले उसको Clean खुद hands. डिजीज नहीं होनी चाहिए। क्लीन पहले हैंड, उसको क्लीन हैंड्स होने चाहिए, पहले कपड़े साफ होने चाहिए, कपड़े, देन क्लीन हैंड्स होने चाहिए. और क्या क्या बता सकते हो हैंड्स के बारे में? अगर हैंड मिल्किंग कर रहे हैं तो Nail trimmer. मैम नेल्स नहीं होनी चाहिए. नेल्स नहीं होने चाहिए. क्यों? नेल्स में क्या होता है? मैम तो बैक्टीरियल, bacteria भी एक तो होता है और फिजिकल दूसरा तो डैमेज भी हो cleaning सकती है कभी. और दूसरा कौन सा bacterial- बैक्टीरिया होता है जो सबसे बड़ा कॉज है मेस्टाइटिस का? कॉलीफॉर्म हो सकता है, Coliform. एनवायरमेंटल Coliform. बैक्टीरिया भी हो सकता है. दूसरा स्टेफाइलोकोकस भी हो सकता है, जो सब जगह प्रेजेंट है दुनिया में, ठीक है. So staphylococcus can also be present under the nails, which is why they are advised to clean the nails before coming for milking. Okay, ठीक है. ये हो गया हैंडलर का. और क्या कर सकता है हैंडलर अपने तरफ से? हैंडलर एक तो मैम, डिसीज थोड़ा- फ्री होना चाहिए. मास्क भी अगर प्रेफरेबली अगर Yes, they should wear मास्क होना mask. चाहिए. Yes, because mask पहनना चाहिए, hair cap पहनना चाहिए, because when they are milking, it's possible that some of the hair can fall inside and contaminate the milk. So mask होना चाहिए, hair cap होना चाहिए. दूसरा क्या avoid करना चाहिए हैंडलर ने? अगर उसको छींक आ रही है तो Coughing or sneezing during milking. coughing and sneezing and during milking should not be done near the wherever they are milking. You should not do that. If you want to, just go out. Okay, then that is done. तो मास्क तो उसी की सेफ्टी के लिए है ना. हाँ, मास्क तो वो उसी तो की वही सेफ्टी cover के कर लिए रहा है. है. yes, but preferable not to cough near the milk pail. जो पेल है वहां पे कफ ना करे तो ज्यादा बेटर है. और मास्क है तो that will be for preventing any kind of milk from any kind of say spit कभी कभी चला जाता है या जो भी है, anything from going inside the milk. You want to prevent any kind of contamination from yourself. So उसके लिए मास्क पहनना is of course it is the best thing that a milker can do. But ऐसे actually होता है क्या फील्ड कंडीशन में? नहीं मैम, कभी भी नहीं नहीं। धोते, कभी भी नहीं होता. हाथ नहीं धोते तो. हाँ, हाथ नहीं धो रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए. हाथ तो धोने चाहिए कम से कम, ठीक है. बट ओके, बट एटलीस्ट मास्क नहीं पहन रहे हो तो कम से कम स्नीजिंग कफिंग शुड नॉट बी डन नियर द मिल्क. ओके, दैट्स डिस्गस्टिंग. दैट चेंजेस माय व्यू ऑन थिंग्स अबाउट मिल्क. ओके, मैम इसको बॉयल इट, मिल्क को बॉयल करते। हाँ, बॉयल तो करते ही है, पास्चराइजेशन तो करना ही है, उसके बिना कुछ नहीं. फील्ड में देखते हैं ना, खेल में रहे, अचानक कहाँ चलो भाई दूध लेने जा रहे हैं शायद में दूध ले रहे हैं. बाहर अभी खेल रहे थे. I would like to add to it is the milker should avoid touching the udder. Unnecessary touch नहीं करना चाहिए udder को या other body parts. Yeah, that is true. So you should finish whatever you're doing near the animal should be done within 10 minutes. Milking should be finished from start to end. वो धोना सब everything should be done within 10 minutes and you should let the animal go. Okay, that is done. You should avoid unnecessary touching of udder. I agree. Okay, ठीक है. This is done for the milker. अब और कोई points किसी को ऐड करने हैं? मिल्कर के बारे में? यूटेंसिल्स पे आते हैं अभी. यूटेंसिल्स कैसे होने चाहिए? ऐसे नैरो होने चाहिए. नेकेड होने चाहिए, हाँ, नेक ठीक है, छोटा होना नैरो चाहिए, नेक चाहिए, नैरो नेक वाले होने चाहिए, ठीक है, अग्रीड. इसके ऊपर क्या होना चाहिए? ढक्कन. लिड। और वही दूसरी बात, अर्दन पॉट्स यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? Pores होते हैं साइज नहीं. So you should avoid using earthen pots. Pores नहीं चाहिए तो what do you want? You want a मैम Seal What? compounds. smooth surface जो किससे आता है? Normally steel, because स्टील steel से is एलॉय यूज करते हैं, alloy. It's unreactive material. Okay, 18:8 टंगस्टन। so ये हो गया. फिर उसके बाद आप ऐसा दूध वाला पतीला लोगे या फिर ऐसा दूध वाला पतीला लोगे या फिर ऐसा लोगे? प्रेफरेबल कौन सा है? Narrow neck.
पहला नैरो नेक तो सबकी है, ठीक है, ये बाहर से ऐसा दिखता है बाय द वे। Second. बेस वाइड अच्छा अब मैम थर्ड वाला क्योंकि साफ कोने नहीं है ना इसमें तो जमा नहीं होगा इसमें। करेक्ट, इसमें दूध जमा नहीं होगा। जब आप साफ सफाई कर रहे हो उसके अंदर से तो ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, कहीं पे भी दूध चिपकेगा नहीं, और अगर दूध नहीं रहेगा तो जी। बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे वहां पे, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। यू कैन गो फॉर अ स्मूथ vessel from the inside also, from the outside it can have whatever you want, but inside it should be a smooth vessel, and it should be have a small narrow neck, should be covered with a lid always, ठीक है। ओके, दैट इज फॉर द वेसल। और आप वेसल के बारे में क्या कर सकते हो, जिसमें दूध ले रहे हो आप, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले क्या करते हो वेसल को? मैं पहले इसको वॉश करना और ड्राई भी करना है, इसकी रिंसिंग अच्छे से करनी है डिटर्जेंट से। करेक्ट, डिटर्जेंट से आप वॉश और ड्राई करते हो उसको। तो उसके लिए कौन सी डिटर्जेंट यूज करते हैं नॉर्मली? क्लोराइड यूज करते हैं, शायद क्लोराइड पड़ा था उसमें। ट्राइसोडियम आई फॉस्फेट। थिंक सोडा, कॉस्टिक सोडा भी यूज करते हैं उसके, ठीक है। तो सैनिटाइजेशन के लिए होगा। कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, सेक्सी कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। Yes. So you can use any kind of detergent like that, or you can use caustic soda also, and you should clean it thoroughly. और ड्राई किधर करना है? कपड़े से ड्राई करना है उसको? नो, सनलाइट से। ऑलवेज सनलाइट में ड्राई करना है, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया ये मिल्किंग यूटेंसिल्स के बारे में। अब हो गया, दूध निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है निकालने के बाद? कूलिंग करनी है, कूलिंग करनी है। कूलिंग कितने डिग्री में होती है? 5 डिग्री। यूजुअली 4 Five डिग्री पे करते हैं। 4 to 5 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में कूलिंग होनी चाहिए मिल्क की, इफ यू वांट टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर प्रोसेस। ओके, अगर हमारे पास कूलिंग करने का स्पेस नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कूलिंग करने का प्लेस नहीं है, कूलर नहीं है फार्म में, और Cold well water. ventilated room में Cold रखना water के चाहिए। हाँ ठीक है, वाटर के अंदर रख सकते हैं, एग्रीड। और क्या कर सकते हैं? प्री हीटिंग। हाँ, प्री हीटिंग कर सकते हैं। प्री हीटिंग कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 40 to 40, 40 35 to 40, नहीं, उससे ज्यादा 35 to 40, 40 to 45। 60। 60 डिग्री तक 60 हो सकता है प्री हीटिंग, 60-65 डिग्री तक। मतलब लो टेम्परेचर पास्चराइजेशन जिसको बोलते हैं, लो टेम्परेचर हाई टाइम पास्चराइजेशन, यू कैन डू दैट फॉर द मिल्क एंड यू कैन कीप इट एंड अंटिल इट इज सेंट टू द कूलिंग सिस्टम, ठीक है। उससे भी उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो दैट इज फॉर द मिल्क। अभी मिल्क हमने रख लिया, अब आगे क्या करेंगे? अपने पास ही रखना है या बेचना भी है? बेच देंगे मैम, टेस्टिंग करेंगे इसकी अब। हाँ, या तो डायरेक्टली आगे बेच दोगे, ठीक है। एक फार्मर के हिसाब से सोचो, अभी फार्मर या तो डायरेक्टली अपने गांव में बेच सकता है या कहीं भी जहां भी वो लोकेटेड है वहां के लोगों को बेच सकता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट कैन बी डन? इट कैन गो टू Cooperatives. collectors, from where it will go to collecting. retailers. Yes, it can go to retailers. Yes, it can go directly to retailers, or it can also go to your जैसे cooperative societies है, वो लोग क्या करते हैं? They will collect milk from farmers and they will process it. So it will go to collecting units. उनके collecting units में जाता है और वहां से वो लोग क्या करते हैं? उसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो जब वो collecting unit में जा रहा है, आपने देखे होंगे बाहर दूध के टैंकर्स जाते हैं, तो क्या होते Yes, हैं? ma'am. दूध के टैंकर्स क्या ऐसे गरम गरम जाते हैं? AC नो होगा, मैम, गरम कहाँ है? कूलिंग होता करके। चिल्ड होते हैं, एयर कंडीशन। चिल्ड होता है, जैकेटेड सिस्टम होता है अंदर से, जहां पे आइदर द 2-3 चीजें कर सकते हैं। आइदर योर कंटेनर इज हैविंग व्हाट यू से, इसको एडियाबेटिक चेम्बर जैसा सिचुएशन, जहां पे हीट विल नॉट गो आउटसाइड और कम इनसाइड। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड प्री कूल्ड मिल्क सिचुएशन। सो एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया, अब खुलेगा तो वहीं पे जाके खुलेगा, राइट, कलेक्टिंग स्टेशन में। दूसरी थिंग यू कैन डू इज यू कैन यूज रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स। तो जो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं या जो टैंकर भी होते हैं, उसके अंदर जैकेटेड सिस्टम्स होते हैं, जो मतलब अंदर और बाहर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है उनके केस में। तो अंदर आइदर यू कैन कीप रनिंग चिल्ड वाटर फ्रॉम द इनसाइड, और whatever, मतलब the inside is kept with a coolant you can apply from the inside, or you can have a completely refrigerated truck from the inside, जो आपको वहां तक ले जाने तक हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया उसका। अब
ट्रांसपोर्ट तो कर लिया, अब कूलिंग, अब अमूल में आते हैं। अमूल या उसकी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये लोग क्या करते हैं मिल्क को? हम सिर्फ लिक्विड मिल्क ग्रेडिंग, प्रोडक्ट्स मैं भी अभी बनाते ग्रेड हैं। नहीं करेंगे, प्लेटफॉर्म टेस्ट करेंगे तो। काउंटर टेस्ट करते हैं सबसे पहले, प्लेटफॉर्म टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म टेस्ट करके क्या करते हैं वो लोग? ग्रेडिंग करते हैं मिल्क की, ग्रेडिंग करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस चीज के लिए प्राइस। मिल्क प्रोडक्ट यूज होगा, और प्राइस भी उसके लिए डिसाइड होती है, ठीक है। अच्छा, अब मिल्क आ गया, लिक्विड मिल्क ही है हमारे पास, ठीक है। सारा मिल्क क्या है? लिक्विड मिल्क। तो अब लिक्विड मिल्क का नेक्स्ट स्टेप क्या है? अमूल का कौन सा दूध मिलता है? स्किम मिल्क, Pasteurized. पास्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड, और स्कीम, स्किम मिल्क, टोन्ड मिल्क। ओके, स्किम मिल्क, टोन मिल्क, और कंडेंस्ड डबल मिल्क, टोन, बहुत क्या सारे मिलते हैं आता मैम। है वो? फ्लेवर्ड मिल्क, बटर मिल्क, डबल टोन मिल्क, फिर फ्लेवर्ड मिल्क, बटर्ड मिल्क, और कौन सा मिल्क बोला? बटर्ड मिल्क। नहीं, वो कंडेंस्ड और ड्राइड मिल्क अच्छा, मिलते हैं वो। हाँ, फ्लेवर्ड मिल्क, वो कंडेंस मिल्क और ड्राई मिल्क तो ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स हो गए, यू डोंट लुक एट दैट, बट इन जनरल what a company can do to the milk is they can do this, pasteurize कर सकते हैं, they can treat it with different kinds of what do you say, like they can make it more sterile or double tone homogeneous, जो भी है उसका ट्रीटमेंट करके then they will package it and then they will sell it, ठीक है। तो अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबसे पहले दो टाइप के मिल्क आते हैं। पहले तो रॉ मिल्क आ गया, और दूसरा नॉट रॉ, ट्रीटेड, ठीक है। तो रॉ मिल्क जो है वो कैसे बेचा जाता है? डोर टू डोर सिस्टम में, ठीक है। मतलब जैसे फार्मर ने मिल्क निकाला एंड इमीडिएटली ही वेंट आउट एंड सोल्ड द मिल्क, सो दैट इज योर रॉ मिल्क सिस्टम, ठीक है। पर जो ट्रीटेड मिल्क है उसको ऑब्वियसली जो हमने बताया उसको पैकेज करके ढंग से बेचा जाता है, ठीक है। अब वो बेचते किधर है उसको? डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है? मेनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो जाती है। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाता है, और फिर बल्क बल्क जहाँ पे बल्क यूटिलाइजेशन होता है दूध का, ऐसी जगह पे जैसे हलवाई की दुकान, या फिर मतलब बिग स्वीट मार्ट्स हो गए, या ऐसी जगह पे ये दूध जाता है। और कहाँ जाता है? आप लोग दूध कहाँ कहाँ से लेते हो? एक सिटी में हो या कहीं पे भी हो, दूध फर्स्ट थिंग एज अ क्या बोलते हैं, to Gen Z generation, where will you go to purchase milk? दुकान पे जाएंगे मैम। हाँ, दुकान पे जाओगे। कौन सी टाइप की दुकानें होती हैं? एक तो आपकी नॉर्मल रिटेलर होलसेलर, रिटेलर होती है, रिटेलर, होती है, और क्या होता है? होलसेलर, हाँ, होलसेलर, ठीक है। और स्मार्ट जी, स्मार्ट मार्ट्स, जहां से what happens is, so this is basically how commerce is expanding for milk, okay. Now it might not exactly be a part of clean milk production, but it is a part of overall milk production, ठीक है। So when you are selling the milk also, that also matters. तो when you want to sell this milk, ठीक है, वहां पे बाद में आते हैं, विल कम टू दैट लेटर, बट ऐसे जगह पे और बेच सकते हैं। और कहाँ कहाँ बेचते हैं? Amazon भी। एटीएम्स, कहाँ एटीएम? मिल्क एटीएम। अच्छा, मिल्क एटीएम, ओके, हाँ, ठीक है, मिल्क मैम एटीएम। आजकल तो मैम वो अमेजोन करके भी आता है कुछ शॉप वाला, कुछ उसमें Amazon भी मिल ग्रोसरी जाता आता है। है, और क्या आता है? हाँ और क्या है जो आपको घर पे डिलीवरी लाके देते हैं? कौन से एप्स है वो दोनों? बिग बास्केट, हाँ, बिग बास्केट बोल सकते हैं, ठीक है, जेप्टो, और जेप्टो। तो ये बिग जेप्टो, बास्केट और ये सब तो मार्ट्स हो गए, ठीक है, दीज आर मार्ट्स, दैट इज कॉल्ड, इंटरनेट मार्ट्स। हाँ, इंटरनेट मार्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ठीक है। फिर और क्या बचता है आपका? जेप्टो और ब्लिंकिट। तो ये क्या चीजें हैं? मैम एक और तरीका है ना मैम, जैसे वो छोटे छोटे आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें मैम की छोटे छोटे वो ट्रॉलीज में आते हैं, मतलब लोग लेकर, मतलब मिल्क कंटेनर्स में, मतलब छोटे छोटे कंटेनर्स में आते हैं और वो सामने देते हैं दूध, सामने मतलब कंटेनर से निकाल के। कंटेनर से निकाल के देते हैं? यस मैम, वो टैंक, मतलब छोटे छोटे टैंक होते हैं स्टील वाले, तो उसमें से निकाल के देते हैं, मतलब सामने दिखा, मतलब सामने ही देते हैं एकदम, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा मतलब है ये क्यूआर कोड स्कैन करके। अच्छा, QR code. So that is like a door-to-door system, right? So that can be done either by a person who is manufacturing it, or it can be done by the person who has processed the milk. अमूल वाले लोग या cooperative societies, what they can do is simply कि नहीं भाई, हम लोग को अभी दूध अलग से बेचने का है,
तो अपन क्या करेंगे, वी विल अपन इसमें डाल के हम डोर टू डोर जाके डिलीवरी देंगे। तो ये भी एक तरह का ई कॉमर्स ही हो गया। ओके, सो यू आर कॉलिंग समबडी और यू आर बुकिंग इट ऑनलाइन एंड देन दे आर ब्रिंगिंग इट टू योर डोर स्टेप। सो यस, इट कंट्रीब्यूट्स अमंग द डिलीवरी सिस्टम्स। जो भी डिलीवरी सिस्टम्स हो रहे हैं ये उसी में आ जाएगा। आपका जो सिस्टम है that will be coming into this, but it will be done by certain people who are stakeholders regarding that milk production. ठीक है, so ये this is how you distribute milk। milking channels मतलब इस तरह से channels है जहाँ पे distribute कर सकते हैं milk। okay, अब हो गया distribution, हो गया, और क्या बचता है? हाँ, one more thing, pricing। how do you ensure that farmers are maintaining clean milk production? क्या है, हम लोग सब लोग how do you train dogs? You give it a reward. So there should be a reward system. What is the reward for a farmer who is producing milk? मैम गुड प्राइस आएगा उसको पहले, जब अच्छी क्वालिटी मिल्क होगा तो। क्या क्या? क्वालिटी टेस्ट। Yes, हम quality Price test। भी ग्रेडिंग भी अच्छा कर सकते हैं मैम, जैसे ग्रेडिंग में मैम सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है मैम, वैसे कर सकते हैं। हाँ, वैसे कर सकते हैं। मतलब क्या, दैट इज अ मोटिवेशन या फिर दैट इज एन इंसेंटिव फॉर द फार्मर कि भाई अच्छा दूध करेगा तो मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे अपने कलेक्टिंग सेंटर से। ठीक है, फिर दूसरा होता है क्वालिटी टेस्ट। ठीक है, देयर इज अ फार्म इन हैदराबाद, देयर आर मेनी फार्म्स एक्चुअली, बट somebody I know who works at a farm in Hyderabad, who's a manager, and they produce a lot of milk per day. And what they do is they simply they spend a few bucks extra per liter of milk, and they will make sure कि their milk has marks। किसके मार्क्स? उसके पैकेट के ऊपर वो लोग छापते हैं कि हमने ये वाले टेस्ट किए हैं, ये मिल्क ये फ्री है, वो फ्री है, ये है, वो है। तो उसके जो क्वालिटी टेस्ट है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली दे फेच अ हायर प्राइस इन द मार्केट, मच हायर, अराउंड 70 रुपीज पर लीटर, 80 रुपीज पर लीटर, 100 रुपीज पर लीटर, इतना जा रहा है उनका मिल्क का प्राइस। Okay, so they are fetching such a high price in the market just because of how well they are maintaining their system and because of the quality tests that they are performing on their milk. Okay, so this is an incentive to the farmers कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। Okay, so this is incentive system to make sure that the farmers are having a good pricing. Okay, so that is one thing. Which is the act? Milk से related कौन सी act है अपनी? PFA, PFA, Milk and Milk Order 1992। हाँ MPPO। ठीक है, दिस इज द एक्ट जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन और यही सब कवर करे जो हमने अभी बात की कि कंज्यूमर के जो राइट्स है वो किस तरह से प्रोटेक्टेड रहे। तो कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी मिल्क देने के लिए किस तरह से पॉलिसीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड so that the farmers are incentivized to produce good quality milk. That is the gist of your MMPO 1992। ठीक है, ओके। So I think majorly हमने मिल्क प्रोडक्शन को कवर कर लिया है। अगर कुछ रह गया तो we will see। ये तो हमने देख लिया। Can you guys see? Am I in the middle? Lack of what are the challenges? Obviously जो भी दिक्कत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। जैसे कि सबसे बड़ी चीज जो नहीं है that is Cold chain infrastructure। correct, cold chain logistics, or especially in a country like India you need a proper cold chain to make sure that your milk is being, तो सब जगह नहीं है। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इज नाउ कनेक्टेड बाय द मिल्क ग्रिड, लेकिन फिर भी देयर आर प्लेसेस वेयर दिस इज लैकिंग। ओके, देन एक फार्मर के पास हो सकता है कि इफ यू गो एट अ ग्रास रूट लेवल इट इज पॉसिबल दैट दे आर डूइंग एवरी ऑपरेशन इन द सेम प्लेस। देन यू कैन हैव अबाउट यू कैन टॉक अबाउट द क्लीन वाटर सप्लाई। हर जगह बहुत सारा क्लीन वाटर नहीं होता। ओके, देन रेफ्रिजरेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अगेन पार्ट ऑफ दिस। ओके, दैट इज ओके, गुड, we've covered this. What else? Animal hygiene हमने देखा, milkers hygiene देखा, utensil equipment देखा, hygiene during milking process ये शायद मिस हो गया। फिर environmental hygiene भी हमने देखा कि we need to keep the area where we are milking as clean. Okay, so cleaning of body, cleaning of udder, washing of teeth. Then yeah, this is important. Medical evaluation of the animal health constantly. Whenever you're taking out milk, that time what can be done is regularly आप CMT कर सकते हो just to see कि whether my animal is okay or it is not okay. It's like a platform test. Okay, for at the collection level, at the what do you say? At the milking level, जहाँ पे milking हो रही है उस level पे. Then your farmer should be free from disease, cupping, sneezing. ये सब कर लिया हमने। फिर
ये भी कर लिया. Your surface should not have any dents or crevices. Then you should use sanitizer, cleaning, drinking. Milk societies, जहाँ पे societies है वहाँ उनकी responsibility हो जाती है to make sure that they are having a proper equipment, a proper area where they can do milking. Okay, we have done this. अच्छा, जो ये तो शायद सर ने कराया था ना मिल्क में इंडस्ट्री लेवल का क्लीनिंग इन प्लेस, ये आपका हो गया, राइट? Yes, ma'am. तो दिस इज एट एन इंडस्ट्रियल लेवल जहाँ पे पाइपलाइंस और वहां का पूरा जो इक्विपमेंट है उसको ऑब्वियसली इंसान अंदर उतर के क्लीन नहीं कर सकता. तो क्लीनिंग इन प्लेस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम विच विल हेल्प इट क्लीन बाय several, what do you say, water, then NaOH, and then HCl and other acids and alkali to make sure that the entire system is clean. Okay, ठीक है. फिर yes, this we forgot. Complete milking करना चाहिए. 5 to 7 minutes में milking करो, but you should not leave any milk inside the udder. Never, because it will lead to persistent. When the milk is inside the udder, it will lead to infections. Okay. So, and another point is, if you leave milk inside the udder, what kind of feedback will it send to the body? Negative. Negative feedback. So, क्या होगा? Animal को लगेगा दूध की जरूरत नहीं है, so no more milk. ठीक है? That is one thing. ये है वो fat milking. Fat milking मतलब basically they put a wax or fat substance as a lubricant in order to not injure the teeth when they are doing hand milking. Okay. Okay. Then what is left? Place of housing, feeding, milking, kept clean, aeration, humidity, floor, ceiling, wall, separate premises, avoid direct contact with air current and dust in the shed itself. Then control of flies and tick-free bedding. Okay. Yes. Now, your job as a veterinarian, when you get appointed as a VO, will be that you should teach all your farmers, अगर उनको already नहीं पता है, अगर पता है तो भी, extension programs, if you're posted on a farm or if you're posted to a village, conducting extension programs where you will educate your farmers what will happen if you don't follow these protocols. Okay. And what kind of protocols should be followed? आप उनको दिखा सकते हो. You can do a. What are the methods of extension? Excuse me, ma'am. I would want to add a suggestion. Whatever we discussed is good, but I guess it's like more appropriate for a subjective type exam. For like exam like JKPSC, I think the things like which antiseptics are to be added, which are preferred, which are not preferred, all those things should be added. So because basically those will be the questions asked. Whatever we discussed is kind of more subjective. Yeah, it And is a will not- generalized subject. More or less, it is a pretty generalized subject, especially when it comes to your farm level ना. अगर cleaning Yeah. place की बात कर रहे हैं तो Or like उसमें what आपका आ जाता है. concentration of antibiotics or like these sanitizers we should use for cleaning For of the house, what should be the I think Okay. we need to add more of those things. Okay, sure. I will add those things. I will find those things and I will add those things to the presentation itself before uploading. Okay. Okay, thank you. Yes. Okay. So yeah, it is pretty generalized. Like when you look at cleaning, when you look at management overall is generalized, but they will ask very random and vague questions from anywhere in the management. Okay. So yeah, that is true. I will add those things also to the presentation. Okay. Sherry. So yeah, of course, this is like flyers, TV, no, not shows, but you can show them how it is done through videos or stuff like that. Okay, fine. That is your extension services. What else is left? Incentives, we have done this. MMPO, Indian scenario, microbiological testing. Raw milk handling, we did this. I think we have covered majority of it. Okay, so let's go to the questions. Okay, so इसमें से आज तक आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है. Like in the previous year's questions, I could not find anything that is related to this. So whatever questions are there are these questions. Okay, so what is the primary objective of implementing a quality control program for milk production? This time they Ensure might no ask, microbial. Yes. Second, B part, ma'am. which of the following practices is essential for maintaining udder hygiene before milking? Ma'am, washing with tepid water below 55 degree.
Then what is the recommended concentration of quaternary ammonium compounds? 100 In to other words, 200. And I think it is 200 to 400. 200 is the concentration. Yes. Which method is preferred for cleaning rubber parts of milking machines? NaOH. see, NaOH. Okay. Then what is the significance of eliminating 4 milk during milking? Of course, everybody knows that. bacterial load in the bulk milk. What type of utensils should be used for milking and storage to ensure hygienic conditions? C. Smooth surface. C आएगा C. Which method of milking is recommended to minimize teeth injury? Full C. hand. Full hand. Full hand. Full How hand. can incentive payment plans improve overall milk quality? Payment. Great. Quality standards. Which practice should be avoided to maintain proper hygiene during milking? Which practice should be B. using coffee or B. sneezing? C. B or C. दोनों में तो Using clean C, clothes for sir. udder washing. That's C. yeah. Okay. C. Which is the common source of contaminant in milk during unorganized sectors collection? Oh, this is one more thing I should add actually. Contamination. पर ये milk में कराया नहीं है sir ने milk contamination? All those Well, spoiling of milk. yes, Suresh ma'am, हो Sharma गया ये। mentions- हो गया तो मैम सर ने जो पढ़ाया होता है that is related to the bacteriology of the milk, मतलब बैक्टीरिया हाँ, वही है, कैसे वही है। लेकिन वो जो आयकर की बुक आती है ना इसकी क्या नाम है उसका थपलियाल, उस पे जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डिफरेंट है। हमारे सिलेबस में वही असल में क्वालिटी कंट्रोल है। आई थिंक वो करना था असल में सारा, उसमें सब कुछ लिखा है पहले से, मतलब बैक्टीरियल लोड वोड सब कुछ करके अच्छे सीक्वेंस में लिखा है उसमें। फिर टैंक्स वैंक्स कैसे साफ करने, कौन सा डिटर्जेंट यूज करना है उसके लिए, हाँ, दैट्स मेंशन्ड इन that is दैट also- वेरी बुक। वो Okay. उसमें मेंशन नहीं किया है जो हमारे पास So you इसके can do मिल्क one के लिए वो बुक है। you have the book, just take a PDF, जब scan कर लो and just put it on the group so everybody else can also read it, okay? And I can मैम also read थपलियाल सबके पास है वो थपलियाल बुक, उसकी पीडीएफ बस। डाउनलोड भी हो जाएगी। हाँ, तो then read that and अगर और भी कुछ उसके अंदर डाउट आ रहा है तो if you want to know more you can ask sir also. He's very good at this LPT thing, so you can ask him also, okay? So yeah. So this is basically contamination में mostly anybody will ask you those kind of questions only. But I agree कि आप लोगों के syllabus में milk पे कुछ ज़्यादा ही प्रभाव होता है, या what do you say? It's very जोर बहुत Milk ज़्यादा दिया जाता है centric. उस पे. मैम ऑलमोस्ट 1/3 of the exam Almost portion. 1/3, yes. Almost 1/3. So what's the most common contaminant from unorganized sector? Unclean rusted container. Industrial containers. I think that's it. Now we'll come to housing. Okay. So housing तो specific है, इसको one by one करके जाएंगे हम लोग, ठीक है? Okay. So when you are making a plan, you need certain things in your house. सबसे पहले orientation कैसे होनी चाहिए house की? सबसे पहले site should be Elevated Heavy होनी चाहिए. site should be Clean. elevated. Yes, and it should be away from all the civilization or House. whatever. Village. Yes. So that is there. Then what is the orientation of your house? डिपेंड करेगा क्लाइमेट। Generally कौन सा होता है? सर Long सनलाइट के बेस पे किया जाता है। Sunlight की basis पे, तो long axis कहाँ होती है? ये नहीं पूछेंगे आपको। नॉर्थ साउथ बताओ। ईस्ट वेस्ट। Long axis हमेशा east west के हिसाब से orient करते हैं, ठीक है? तो sunlight is best in these conditions. Then it should be facing the wind. जहाँ से wind आ रही है वहीं से you should keep it. If you block your wind, you will not have ventilation inside the house. Okay. Then your paddock area, if you're having one, should face the north side. Okay. Your paddock area should face the north side. Okay. Then what else is needed? What is a site plan? These are like definitions. Okay. So what is a site plan? What is a floor plan? What is a site plan? It will basically tell you where your buildings will be located. All your buildings which you are constructing in your shed, वो कहाँ उसकी location होती है, that is told by a site plan. Okay. Then you have a floor plan which will give you an aerial view of the structures. कि मतलब उसके क्या dimensions है, उसका क्या location है, उसके every part कहाँ located है, that will be given by your floor plan. Okay.
देन यू हैव अ सारे प्लान बनाने के बाद व्हाट यू विल ड्रॉ अप इज अ मास्टर प्लान, जो एक सेमी ट्रांसपेरेंट शीट पे प्रिंट करते हैं विथ इट्स ड्रॉन। बेसिकली यू विल ड्रॉ योर मास्टर प्लान विच विल बी गिवन फॉर प्रिंटिंग। उसका नेगेटिव जो होता है वो उसको बोलते हैं वैन डाइक प्रिंट्स। ओके, उसका जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं वैन डाइक प्रिंट्स, एंड दीज आर ड्रॉन विद द ब्लैक और ब्लू इंक्स and they are scaled. When you're drawing your plan, it should always have a scale. So Van Dyke prints are drawn with black or blue ink and they are scaled, and then they are given for printing on blue paper, जिसको हम बोलते हैं blueprints. ठीक है, बिल्डिंग के blueprints. Okay. Then what factors will you consider? ये बाकी सब जनरल है. Meet the needs for classes, life, meet roof shape. Yes. ये सब जनरल है. ओके, एंटरप्राइज स्पेसिफिक डिजाइन होना चाहिए. यूनिट अकोमोडेशन मतलब आपको कितने एनिमल्स आपके फार्म में अकोमोडेट करने हैं, उसके हिसाब से आपका यूनिट बनता है. दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्पेस रिक्वायरमेंट्स. योर फार्म का डिजाइन विल बी डिपेंडेंट ऑन द स्पेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ स्टॉक विच यू वांट टू अकोमोडेट इनसाइड द फार्म. ओके, then this is like general. Of course it should be flexible in a way कि expansion करने के लिए space होनी चाहिए. Then you have roof shape. Okay, this is what they might ask you. कहाँ गया roof shape? ये जो है इसको बोलते हैं गेबल रूफ. गेबल रूफ मतलब ऐसा, पूरा का पूरा ऐसा. तो ये कहाँ यूज कर सकते हैं? मैम हिली एरियाज में जहाँ स्नो रेन फेड एरियाज में यूज कर सकते हैं. रेन फेड एरियाज में ज्यादा करके इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट विल हैपन इज वाटर विल डायरेक्टली साइड ऑफ. ठीक है, देन यू हैव अ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ओनली थिंग इज इट इज स्लोपिंग, कंप्लीटली स्लोपिंग ऑन बोथ द साइड्स एंड कनेक्टेड ऑन द टॉप. ठीक है, एंड इट हैज विंडोज इन द it's not a roof, of course it has windows in the walls. Okay, then you come to monitor roof. Monitor roof मतलब क्या है? इस टाइप का रूफ. ठीक है, this is your monitor roof. You are monitoring something from here. ऐसे सोचो. So it is a monitor roof. यहाँ पे क्या होता है monitor roof में? monitor roof क्यों बनाते हैं? यहाँ पे क्या होता है? शेड में देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एग्जॉस्ट होते हैं. एग्जॉस्ट होते हैं. कभी कभी इसके ऊपर यहाँ पे एग्जॉस्ट लगे होते हैं. फिर यहाँ पे क्या होता है? ये क्या है? यहाँ से एयर पास होती होगी. लाइट और एयर पास होती होगी. करेक्ट. तो दिस इज फॉर वेंटिलेशन. व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ मॉनिटर रूफ, इट इज फॉर वेंटिलेशन. तो कहाँ बनाओगे मॉनिटर रूफ? वेंटिलेशन ऊपर क्यों है? हाँ, ट्रॉपिकल एरियाज, आई एग्री. वेंटिलेशन ऊपर क्यों है? मैम ताकि गर्म हवा ऊपर जा सके आराम से. Water rises up and cold air comes back in. So that is the principle that they have applied here, and your ventilation is always on the top. इसी तरह एक सेमी मॉनिटर रूफ भी होता है. सिमिलर प्रिंसिपल, बट यहाँ पे यू हैव डबल प्रोटेक्शन. यहाँ पे यू हैव लाइक it's going off on both sides, but over here you have ventilation also, and you have all the benefits of having a gable roof also, because when the rain falls here, all of it will not come on this side. Half of it, more than half, will slide off the other side. Okay, so this is like the best thing that you can do for hot and humid situation, जहाँ पे आपका ventilation भी हो रहा है and your rain is also being taken care of. Okay, then you have a Gothic arch. ये mostly कहाँ use होता है? इंग्लैंड. हाँ, इंग्लैंड कैसी जगह है? यूरोपियन कंट्री. हाँ, यूरोपियन टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ का. ठीक है, तो जनरली दिस काइंड ऑफ रूफ इज यूज्ड फॉर टेम्परेट क्लाइमेट, स्नो वाला क्लाइमेट, जहाँ पे यहाँ पे अगर आप स्नो करोगे तो यहाँ पूरा लॉज हो जाएगा यहाँ पे. तो इस केस में स्नो लॉजिंग नहीं होती. So this will just snow will slide off this, and apparently it looks really nice. So they consider it for aesthetic purpose also. And yeah, that's about it. And feed barns जो होते हैं, जहाँ feed storage units वगैरह होते हैं, उस केस में भी they will use Gothic arches. Okay, so that is about roofs जो आपको याद रखने हैं. 4 टाइप के रूफ होते हैं. Number one is गेबल. गेबल कहाँ यूज करते हैं? कोल्ड हिली एंड रेनी एरियाज में. मॉनिटर कहाँ यूज करोगे?
Tropic area. Tropical area में Tropical area. horticulture Tropical areas which are hot. Okay. Then where will you use a semi-monitor roof? Semi-monitor का क्या मतलब है? hot and humid. Hot and humid. Hot and humid. एक साइड में gable, दूसरे साइड में monitor. ठीक है? That is a semi-monitor roof. Then you have a finally Gothic Gable. Gothic arch. Gothic arch which is used in temperate conditions जहाँ snow ज़्यादा होता है. ठीक है? So that is about roofing. Then yeah, now this we will come to this. Space requirements. Single row cowshed अगर है तो उसकी जो width है, width मतलब ये length है, ये width है, मतलब उसको store करने की जगह कितनी चौड़ी होनी चाहिए. That is single row cowshed का specific क्या है? 3.8 to 4.25 meters की width होनी चाहिए. ठीक है? For single row cowshed. Single row cowshed मतलब मैम एक ही रो होगा एक ही साइड से की रो बस. होती है ना, मतलब एक ही साइड में ज्यादा बोल. होंगे. So that is your single row cowshed. Then what is a double row cowshed? जिसमें दोनों साइड में आपके गायें होती है, बीच में there will be a space. Either it can be a gutter space or it can be a feeding area. ठीक है? Feeding. Okay. So double row shed में obviously इसका actually double होना चाहिए. So it is 7.9 to 8.7 meters. That is the width space said for double row cowshed. Okay. Then for poultry it is 20 to 30 feet wide. Okay. For poultry it is 20 to 30 feet wide. Okay. तो single row के लिए बिना देखे 3.8 to 4.2. 3.8 to 4.2. Okay. 4.25 I think. Yes. Then double row के लिए उसका double 7.9 से 7.9. 8.7. ठीक है, डबल उसका डबल 7.9 to 8.7. एंड पोल्ट्री के लिए कितना है? 20 to 30 to 20 to 30 feet. Okay, 20 to 30 feet. Then length, of course, length will depend on how many animals you're housing. उसके बेसिस पे आपका लेंथ डिपेंड करेगा. Then your dairy. For dairy animals, in a single row, how many number of animals can you keep? Maximum. Okay. So for a single row, you can keep maximum 20 animals in one shed. For a double row, you can house 20 to 50 animals in one shed. And if you have more than 50 animals, you should consider keeping it in a separate shed. तो मतलब moral of the story, ज्यादा से ज्यादा आप एक shed में कितने animals डाल सकते हो? 50 एनिमल डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डालने चाहिए. तो अगर एक शेड में है 50 एनिमल डाल रहे हो तो इट विल बी अ डबल रो सिस्टम जिसमें रेंज क्या है एनिमल्स का? 20 to 50. अच्छा 20 सिंगल में to 50. हाँ 50. 15 to 20. सिंगल में 15 to 20. और डबल में 20 to 20 to 50. 15 to 20 animals in a single row shed, and in a double row shed it will be 20 to 50 animals. Okay. 50. Okay. Then ये हमने कर लिया. Then what do we have? Oh, types of housing system. बताओ चलो आप लोग को ज्यादा पता है मेरे से. Loose housing system and other one is conventional Intensive. system. Clause. हाँ, intensive तो management system हो गया. One is a loose housing system, another one is a conventional system. तो loose housing system में क्या होता है? Open. मैम फ्री होता है ऐसे छोड़ते हैं फ्री उनको रहते, बाहर। फ्री रेंज में होते हैं, मतलब फ्री. ऐसे ही छोड़ देते हैं, free शाम। range में होते हैं. और क्या होता है loose housing system में? There is a shared area given, जहाँ पे एक हाँ, roof side छोटा सा पे। बांधा होता है साइड में, जहाँ पे if they want they can go and sit over there, but generally they are left to go free within a particular area. अच्छा, loose housing और extensive system of management में क्या difference है? एक्सटेंसिव सिस्टम पोल्ट्री को कंसिडर करो, डक्स को कंसिडर करो, ठीक है? तो उसके हिसाब से लूज हाउसिंग इज अ विच काइंड ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम? Extensive? व्हाट इज एक्सटेंसिव सिस्टम? एक्सटेंसिव तो फ्री रेंज जिसमें फ्री रेंज. नॉट फ्री रेंज में रहेंगे. हाँ, free फ्री range रेंज में में। रहेंगे मतलब क्या होगा? उनको मतलब ऐसा से फ्री मूवमेंट का. ये कुछ नहीं है, ये साइड में जो इन्होंने अपन ने ये बना के रखा हुआ है, दिस इज नॉट देयर. ओके, सो मतलब दे आर नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया. सो अगर इस एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? सेमी इंटेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है. Okay. This system is a loose housing system is semi-intensive management system, and the other one where it is an extensive system, उसमें basically क्या होगा? Pasture,
पास्चर ग्रेजिंग होगा उस केस में, एनिमल को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, जब वो जाएगा जाएगा, जब वो आएगा आएगा, ठीक है। सो दैट इज अ extensive management system, but a loose housing system will be a semi-intensive management system where you will have an open paddock area and one small shelter area जहाँ पे if they want they can go and sit, okay। तो ऑफ कोर्स गोट्स में ये प्रैक्टिस करते हैं हम लोग लूज हाउसिंग, तो उसके अंदर व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं खाने पीने का, व्हाट इज द सिचुएशन? Pastoralism. होता है। हाँ पास्चर तो एक्सटेंसिव में हो गया, और खाना कहाँ देते हैं? ब्राउजर होता है वो तो पत्ते खाए। ट्रफ होता है, ठीक है, पर वो सबके लिए एक ही होता है, कॉमन ट्रफ होता है, कॉमन फूड ट्रफ होता है एंड कॉमन वाटर ट्रफ इज देयर, ओके। सो इट इज अ कॉमन मेंजर विद अ वाटर टैंक एंड यू हैव टू हैव अ सेपरेट एरिया फॉर मिल्किंग, और वही के वही मिल्किंग नहीं कर सकते, यू नीड अ सेपरेट बार्न, ओके। सो इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मैम लेबर इसमें कम होगी, खाना में फीड कम देना पड़ेगा, बाहर से ही खाएंगे। हाँ फीड फीड कम कॉस्ट नहीं दे रहे, फीड तो दे रहे हैं। Proper exercise of हाँ animals. ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज होगा, फीड तो दे रहे हैं लेकिन बाहर से नहीं खा रहे, ओके, वी आर गिविंग फीड टू देम, ओके। व्हाट एल्स? Easy to detect heat. Easy to detect हीट डिटेक्शन इजी होगा। heat detection is हीट डिटेक्शन इजी होगा, ओके, हाँ हीट डिटेक्शन इजी होगा, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगा। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम होगी, करेक्ट, ओके। detection का और सब कुछ बचता है? मैम स्ट्रेस कम होगा मैम, जैसे कैप्चर इन कैप्चर स्ट्रेस होता है ना मैम, वो कम होगा शायद। हाँ ठीक है, तो स्ट्रेस भी यहाँ पे कम होगा बिकॉज दे आर मूविंग फ्रीली। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? मैम पहले डिजीज हो सकती है कंटेमिनेशन की वजह से। अदर देन दैट मैम प्रोन Large टू space, रेनफॉल large एंड ऑल space दैट। needed. चेंजेस हो सकती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन नीडेड, मिल्किंग डिफिकल्ट है, मिल्किंग मिल्किंग नहीं हो डिफिकल्ट गई। है, हाँ करेक्ट, बट वी आर कीपिंग इन अ सेपरेट मिल्किंग बैंक, तो हर एनिमल को मिल्किंग के लिए लेके जाना पड़ेगा अलग से, ओके। अनदर थिंग, व्हेन यू कीप देम इन सच अ सिस्टम, प्रोडक्शन विल बी लेस। व्हाई विल इट बी लेस? फीड तो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, प्रोडक्शन फिर भी कम हो रहा है, क्यों? कंपटीशन मैम खाने हाँ के ऊपर। कॉम्पिटिटिव फीडिंग, करेक्ट, कॉम्पिटिटिव फीडिंग हो सकता है, और Exercise में भी exercise. energy use हो रही है. so energy is lost in exercise, it is not converted into milk, so that is a major disadvantage of your loose housing system, okay। so कुछ रह गया, less मैम individual क्लाइमेटिक कंडीशंस भी तो इफेक्ट कर सकती है ना मैम, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, हमने बिल्कुल। क्लोज नहीं किया है शेल्टर ही तो नहीं, उससे शेल्टर नहीं स्ट्रेस है, आ सकता है। हाँ करेक्ट, तो स्ट्रेस आ सकता है उस केस में वैसे टाइप का। बट इफ यू आर इन सिचुएशन, इफ यू आर इन लाइक ओकेश टेम्परेट प्लेस, जो बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं है और बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं है, तो आई थिंक लूज हाउसिंग विल बी अ नाइस सिस्टम फॉर द एनिमल्स टू कीप इन, where they will have a less amount of stress. But if you want a higher production, obviously not. You should not go for loose housing. Okay. But generally, people will go when, especially because of lower cost. Okay. Okay. So this is also one of the advantages कि अगर कुछ short term के लिए आप उसमें extra animals भर सकते हो and then you can take them out later if you don't have space to keep them. So that is also one of the, and there is always scope for expansion with a loose housing system. आपने कुछ बांधा नहीं है तो आपको तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, but when you are building a separate farm for them, when you are building a separate area, then in that case the scope for expansion goes away, okay, fine. So disease spread faster, separate milking ban required, that is a disadvantage जो ये सब हम लोग देख चुके, okay। अब आते हैं कन्वेंशनल सिस्टम में। कन्वेंशनल ban सिस्टम में क्या होता है? ये मतलब what happens, the animals are tied in a particular stanchion, ठीक है, हर एनिमल को नेक से टाई करते हैं बाय आइदर रोप्स और बाय चेन्स या जो भी है, ठीक है। इसके इसमें क्या है, कंप्लीट शेल्टर है, हम खुद ही फीडिंग कर रहे हैं, हम वहीं पे मिल्किंग कर रहे हैं, एंड देन इट इज फुली रूफ, साइड वॉल्स के अंदर विंडोज होते हैं एंड प्लेटफॉर्म्स विद स्टैंचियंस, वी ऑलरेडी सॉ दैट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका? अगर हर्ड में कोई डिजीज आ गया तो इजीली स्प्रेड हो सकता है हर्ड अगर के कौन अंदर। से सिस्टम में है इसमें नहीं नहीं इसमें अब कहाँ बात करते हैं तो हेड टू उल्टा हेड है। और टेल टू टेल सिस्टम की, ठीक है। अब हेड टू हेड सिस्टम अगर रखा है आपने तो क्या इजी है और क्या डिफिकल्ट है? फीडिंग मैम इजी है। उसमें मिल्किंग तो इजी है, फीडिंग इजी है, मिल्किंग इजी नहीं है, क्लीनिंग मुश्किल है फीडिंग हेड टू इजी हेड है। में। हेड टू हेड सिस्टम में फीडिंग इजी है क्योंकि मेंजर्स फीजिंग कहाँ है, होते हैं? बीच जिससे में हमें होते हैं, कॉमन है, ठीक है, फीडिंग इज लेकिन इजी। क्लीनिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लीनिंग मुश्किल हो जाता है क्योंकि गटर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? बाहर वाली साइड में, ठीक है।
तो इस केस में disease spread will be faster. But when you are orienting them to a head to tail to tail situation, in that case the gutters are on the inside, so milking becomes easy. Okay, milking becomes easy, but feeding becomes difficult for them, and in this case mein disease spread will not be there. Okay, disease spread will be way lesser than it will be with the head to head system. So that is one of the things about conventional barns. Okay, और क्या रह गया इसके अंदर? Right, that's mostly about it. Okay, then इसके एडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज तो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है, एक्सपेंशन नहीं हो सकता, ये हम देख चुके हैं. अनसुटेबल फॉर हॉट ह्यूमिड कंडीशंस इफ यू डोंट गिव प्रॉपर वेंटिलेशन. ठीक है, अगर वेंटिलेशन नहीं है तो उनको बांध के रखने का कोई फायदा नहीं है. फिर उसके बाद एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा, हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है. क्लीन एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि हम खुद ही क्लीन उसको रख रहे हैं. डिसीज कंट्रोल इज ईजियर, इंडिविजुअल केयर कैन बी प्रोवाइडेड, एंड देयर इज नो नीड फॉर अ सेपरेट मिल्किंग बार्न. ओके, अब हम आते हैं, ये हमने देख लिया, ये हमने कल ही देखा था. कार्विंग पेन कंस्ट्रक्ट करना है, बहुत सारे पेन्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, बट जो आपको याद रखना है एक्चुअली, बाकी सब आप जनरल नॉलेज से अपनी लगा सकते हो अगर कोई थियोरेटिकल सा क्वेश्चन पूछ लिया तो. बट जो आपको याद रखना है वो है स्पेस रिक्वायरमेंट्स. सो फॉर अ कार्विंग पेन यू नीड अ 3 मीटर by 4 मीटर एरिया फॉर अ काउ टू बी हाउस्ड इन, and that is how many meters square? 12 meters square. And what else? Your carving pens should be 5 to 10% of the total breedable stock. ठीक है, जितना भी हमारे पास breedable stock है उसका 5 to 10% should be your carving pens. Okay, ठीक है. फिर आते हैं calves पे. calf में हमने क्या बोला था? हम कल क्या बोल रहे थे? वीनिंग के बाद, 0 to 3 months तक हम काफ को इंडिविजुअली एक पेन में रखेंगे, उसको दूसरे काफ के साथ नहीं रखेंगे. क्यों? क्योंकि डिसीज स्प्रेड या इंडिविजुअल केयर देने के लिए, डिसीज स्प्रेड अवॉइड करने के लिए, फॉर दैट केस जनरली 0 से लेके 3 months तक वी विल कीप द काफ इन एन इंडिविजुअल शेड, जहां उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है? 1 मीटर स्क्वायर उसकी रिक्वायरमेंट होती है इफ इट्स अ कवर्ड एरिया, एंड इफ इट्स एन ओपन एरिया उसको रन सिस्टम होता है, सो दैट विल बी 2 मीटर स्क्वायर स्पेस. ओके, दैट इज पर काफ. अब काफ बड़ा हो गया तो ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो गई. तो जब वो 3 to 6 months का काफ होगा उस टाइम पे उसको कवर्ड एरिया में 1.5 मीटर स्क्वायर स्पेस होगा, और ओपन एरिया में कितना होगा? 3 मीटर स्क्वायर स्पेस होगा. ठीक है, और 6 to 12 months में और इंक्रीज होगा, दैट विल बी 2 मीटर स्क्वायर फॉर कवर्ड एरिया, एंड ओपन एरिया के लिए 4 मीटर स्क्वायर. सो व्हेन द काफ इज in a covered area, what is the space requirement? 0 to 3 months, 3 to 6 months, and 6 months and above. 1 मीटर स्क्वायर कवर्ड में 1 मीटर स्क्वायर कवर्ड. हाँ, पूरा कवर्ड बताओ पहले. 1 मीटर स्क्वायर 1.5 मीटर स्क्वायर. नहीं, 2 आधा इंक्रीज करना है मैम. हाँ, 2. ओके, 2 है, 3 है? 2 है. 2 है मैम, आधा इंक्रीज करना है. 2 है. तो अभी अगर उसमें जाओगे तो ओपन एरिया में 2, 3, 4. 2, 3, 4. कवर्ड एरिया में 1, 1.5, 2. ओपन एरिया में 2, 3 एंड 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू एज. 0 to 3 months, 3 to 6 months, एंड 6 to 12 months. अब आते हैं बुलक्स पे. जो बुल्स है, आप अगर उनको हाउस कर रहे हो तो हर बुल के लिए यू आर सपोज टू गिव अराउंड 12 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पर बुल. ओके, 12 मीटर स्क्वायर पर bull. Area required for a bull is 12 meter square per bull, and they need regular exercise obviously because they are breeding bulls. So you will give them a 120 meter square area exercise. ठीक है, 120 meter square area for exercise and 12 meter square for housing. याद हो गया? 12 meter square for housing and 120 meter square for exercise. किसके लिए? बुल के लिए. ओके, फ्लोर जो एंगल है, फ्लोर का स्लोप जो है, that should be 1/40 to 1/60 एंगल में स्लोप होना चाहिए. ठीक है, the slope should be 1/40 to 1/60 angle to ensure that there is proper drainage of whatever fluids are accumulating, water, dung, urine, जो भी है सब कुछ. ओके, अब आते हैं मिल्क रूम में. ठीक है, अच्छा बुल्स के बारे में बताओ बिना देखे. 12, 120. 12, 120 और स्लोप इज 1/40, 1/40, 1/60. अभी मिल्किंग शेड्स में आते हैं. मिल्किंग शेड आप जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर आपके फार्म का प्रोडक्शन इज लेस देन 100 liters, then you will have a milking area of 3.75 meter by 3 meter. Okay, your milking area should be 3.75 meter by 3 meter. If you are having a production that is more than 100 liters, you will have a milking area of 3.7 meters by 5 meters. Okay, अगर लेस देन 100 liters है तो
3.75 into 3 3.75 3.75 3 by meters. 3 तो और अगर more है तो सेम बट 5 से 3.7 मल्टीप्लाई करेंगे multiplied बस। by 5. 3.7 by 5. Okay, ठीक है. So this is space requirements for all the animals. Okay, so depending on the type of animal. Bulls का हमने देख लिया. When they are in a covered area, it is 12 meters square. If they are in an open area, it is 24 meters square. And in one pen, generally आप अगर bulls के पास जाओगे तो एक जगह पे generally एक ही bull house होता है एक ही और bulls नहीं house करते. क्यों नहीं house करते? 2-3 bulls साथ में फाइट Fight होगा. फाइट करेंगे. काउस जो है उसके लिए क्या है 3.5 मीटर स्क्वायर इफ इट इज कवर्ड एरिया 7 मीटर स्क्वायर डायरेक्टली डबल हो रहा है हर जगह पे ऑलमोस्ट यू सी एवरीवेयर यहाँ पे सेम है यहाँ पे इट इज डबल अगेन यहाँ पे इट इज डबल तो कवर्ड एरिया का हमेशा ओपन एरिया डबल हो ओपन एरिया इज ऑलवेज डबल ऑफ कवर्ड एरिया एक याद कर लो बाकी को मल्टीप्लाइड बाय 2 ठीक है तो अगर आपको एक याद करना है तो काव्स का हम देख चुके काव्स का कितना है कवर्ड एरिया में यंग काव्स 0 to 3 months 1 कवर्ड एरिया की बात करते हैं पहले 1 मीटर 3 to 6 months 1.5 उसके बाद 6 months एंड अबव हीफर 2 मीटर स्क्वायर उसके बाद काऊ 3.5 meter. 3.5 3.5 मीटर स्क्वायर उसके बाद बुल बुल 12. 12 मीटर स्क्वायर व्हाट अबाउट मिल्किंग बार्न्स 3.75 into 3 3.7 into 5 3.7 by 3 for less than 100 liters and 3.7 by 5 meters for more than 100 liters production. Okay, then what about the milking area? What is the carving pen का dimension क्या है? 12 meters square. 12 meters square which is divided as 3 meters by 4 meters and उसमें एक और point था how many number of carving pens? 5 to 10% of the 5 to breeding 10%. breeding Okay. stock Now there is something called a down carver. ये क्या होता है? 12 हाँ 12 लेकिन होता क्या है वो? Calf on foot. Carpet foot. हाँ down carver मतलब ये basically it is a carving shed. Along with When calf. the cow is giving birth, lying down. Calf along with calf. Okay, so in that case you need हाँ cow plus calf भी हो गया एक तो and then you need a higher space requirement for that and it is how much? It is 12 meters for a down cover. ठीक है? Okay, so I think we are done with space requirements. अब आते हैं feed manger पे. ठीक है? जब आप manger देख रहे हो कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है? Approximately एक गाय का manger एक गाय का सर घुस सके इतना बड़ा होता है. Right? अगर feeding space देखोगे ट्रफ तो एक ही होता है लेकिन उसको डिवाइड कैसे करते हैं साइड में स्टैंशन लगा के उसको डिवाइड करते हैं तो हर स्टैंशन का आगे फीड मेंजर में विड्थ कितना होगा इतना ठीक है दैट विड्थ इज नथिंग बट 60 to 75 सेंटीमीटर्स का स्पेस होता है वो दैट मच इज सफिशिएंट फॉर वन अडल्ट काउ और वन अडल्ट बफेलो टू ईट ओके व्हेन इट इज कवर्ड एरिया व्हेन इट इज अ स्टैंशन एरिया उस टाइम पे स्पेस कितनी होती है फीडिंग स्पेस इज 60 to 75 centimeters for a adult cow or buffalo okay if you go for calves it is 40 to 50 centimeters for a calf ठीक है याद हो गया कितना होता है adults के लिए 60 75 75 40 calves के लिए 40 to 50 centimeters okay और ये अगर आप 100 animals के लिए कंसिडर करो तो obviously multiplied by 100 वाटर लेंथ अगर वाटर टैंक है 100 एनिमल्स के लिए तो बेसिकली दैट इज इनटू 10 ओके दिस इज यहाँ पे उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे इट विल बी लेस देन दैट सो 6 to 7.5 एंड दिस विल बी 4 to 5 centimeters that is the watering space for each animal 6 to 7.5 centimeters and 4 to 5 centimeter for calf 6 to 7.5 centimeter for a adult cow or adult buffalo ठीक है क्लियर याद हो गया सबको याद हो गया नहीं हो गया ओके अभी let's look at some PYQs and some random questions from here and there okay so which one of the following statement is incorrect with regards to loose housing system B This is from yours B ma'am cost of construction okay the number of maternity pens required to that of breedable stock in a dairy farm 10% C आएगा then proper housing for livestock refers to space square as per BIS standard All of them. all of them
Dairy animals can be kept in an open paddock throughout the day and night except during milking is termed as Loose सेमी housing इंटेंस system. सेमी Semi-intense. सेमी semi इंटेंस में लूज हाउसिंग भी आएगा ना, अभी तो उसमें भी पढ़ा, Extensive. loose housing अभी तो पढ़ा बेर में। system पूछ रहे हैं, so that is a loose housing system. This is a management system, this is also management system. Actually this will be, the answer will be loose housing system. Okay, ठीक है। फिर in loose housing system what type of feeding arrangement is used? B. Common. Common. कॉमन फीड में For calves aged 0 to 3 months, what is the recommended open area space? 1 मीटर अच्छा 2 मीटर स्क्वायर वन आएगा, काफ है ओपन नहीं, ओपन काफ ओपन है। एरिया स्पेस अच्छा ओपन, सॉरी 2 आएगा। Which housing system is preferred for better disease control? Tail to tail. Conventional. Conventional housing system. Then which is a characteristic feature of the monitor roof? It is a टॉप simple ओपन फॉर वेंटिलेशन, बी आ जाएगा। That's right. ये कौन सा है? Simple design for shade. ये तो हो गया, ये फर्स्ट वाला गुलाब। ये कौन सा है? Steep slopes for runoff. Rain runoff. Rains में कौन सा वाला यूज करते हैं? Gable. Curve design for aesthetic. Gothic. हाँ वो तो आएगा, हाँ गोटिक गोटिक Gothic. ठीक है। फिर simple design for shade, that is nothing, it's just a what do you say, a lean on system बोलते हैं उसको, lean shed होता है बस, that's it. Okay, so answer is your B. Okay, next what is the primary purpose of a site plan? To determine the number of animals, to detail the building arrangement, to estimate construction cost, or to select roofing material? To I think detail Just to be building. construction cost Site plan. B or B. the side one to B आएगा, हाँ detailed Then building actually- arrangement। No, wait. Site plan. This is not the. This is the site plan. Site plan will be for estimating construction cost because based on the site where you're selecting, your construction cost will also change. Okay. So it will be to estimate construction cost. इसका वो दूसरा वाला है, क्या नाम है उसका? Floor plan. Floor plan will tell you how the building arrangements are. उसका down to उसका scale. What is the arrangement? ठीक है. Which of the following is the ideal orientation? वेस्ट, बी आएगा। B east west। फिर हो गया। So I pressed something. Okay. So with this we have finished LPM. आपको जो specific points add करने हैं उसके अंदर जो chemicals वाले points है, हाँ वो utensils cleaning के लिए वो मैं बता दूंगी। फिर उसके बाद एक और था जैसे इंसेक्टिसाइड्स या जो भी यूज कर सकते हैं वो मैं बता दूंगी। फॉर क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग एजेंट्स मैं बता दूंगी। बेसिकली क्लीनिंग वाले सारे जो ड्रग्स है जो भी यूज होता है केमिकल्स, आई विल टेल दोस। अदर देन दिस डू यू नीड एनीथिंग? मैम ऊपर से ये पूछना है कि ये अब डाटा जो लाते हो ये कौन सी साइट से ले रहे हो या बुक से ले रहे हो? मैम हम तो आयकर की हैंडबुक से पढ़ते हैं, उसमें ये रेलिवेंट मैच ही नहीं करता। हाँ वो जो वेबसाइट है, मोस्टली आई यूज various kinds of research articles to to get the data. मैम हमारा ज्यादातर पेपर जो होता है वो आयकर की हैंडबुक से ही होता है या होता है जीसी बैनर्जी तो ओल्ड हो गई है। हाँ जीसी बैनर्जी भी यूज करती हूँ मैं, आई यूज जीसी बैनर्जी आल्सो। देन मोस्टली माय प्रेफर्ड इज यस। जीसी बैनर्जी की पीडीएफ है आपके पास? नहीं यार, हाँ सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी है मेरे पास, वो ग्रीन वाली किताब पूरी मोटी, I have that. फिर अगर मिलेगी तो मैं भेजती हूँ, ठीक है? जीसी बैनर्जी की मैं ढूंढती हूँ, मेरे फ्रेंड्स में किसी के पास होगी तो आई विल सेंड यू। और कुछ चाहिए? मैम व्हाट अबाउट ब्रीथ? एलपीएम में हम ब्रीथ्स कवर नहीं करेंगे? ब्रीथ तो हो गया, एजीबी में जेनेटिक्स में वो मैम ब्रीडिंग का की क्लास होगी, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, आप देख लो। मैम ब्रीडिंग का हो गया? क्या ब्रीडिंग हो गया एजीबी में क्या? हाँ पूरा हो गया, एजीबी पूरा हो गया है, आपको क्लास ऑनलाइन मिल जाएगी उसके अंदर। मैम डज इट इंक्लूड पोल्ट्री आल्सो? नो यस पढ़ी थी मैं, मैम पोल्ट्री भी हो गया, एशियाटिक वो पढ़ी थी। यस
ब्रीड्स भी पढ़े हैं, ब्रीडिंग भी पढ़ा है पोल्ट्री का, जो स्पेसिफिक ब्रीडिंग यूज होता है पोल्ट्री के लिए, वी हैव डन दैट आल्सो, RS एंड RRS। देन एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्टली। ओके, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स रहे हैं तो वो चलिए मैनेजमेंट में थोड़े बहुत, तो वो तो और खैर कुछ खुद टॉपिक्स? से, हाँ, मतलब मतलब वो जैसे छोटे छोटे माइन्यूट से, मतलब मेजरली जैसे आपका जो भी मतलब मेन पोर्शंस है वो कवर कर, मतलब वी हैव कवर्ड द पोर्शन व्हिच इज आउटलाइंड बाय द JKPSC, ठीक है, वो तो ओके वी हैव डन सो फार। मैम न्यूट्रिशन तो हाँ, न्यूट्रिशन आई थिंक आपका कल और परसों है, आपको बता देंगे, करोगे ना अटेंड कल और परसों? सो यस मैम। अंकेश सर लेंगे आपका न्यूट्रिशन, तो ही विल कंटिन्यू विद क्लासेस टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ओके, वो भी बहुत सारा आई थिंक आपका न्यूट्रिशन का भी सर बोल रहे थे कि जितना ऊपर से लग रहा है थोड़ा और उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, परसों तो वो क्लासेस भी है पढ़ाएंगे। हाँ मैम, कल भी क्लास है? हाँ, कल क्लास है, कल और परसों क्लास है उसकी। सैटरडे संडे। सैटरडे संडे। सैटरडे संडे क्लास से अनिकेत सर पढ़ाएंगे तो सर को मजा टाइम तब है, ठीक है, तो सर आपकी तभी क्लास लेंगे। फिर आपका क्या मैम। बचता है? मैम पॉइजन्स? गायनी की क्लासेस अनिकेत सर लेंगे या कोई और लेगा? किसकी? गायनी की? Yes, ma'am. गायनी आपको है क्या सिलेबस में? यस मैम, हमें फर्टिलिटी से रिलेटेड है। हाँ हाँ, एंड्रोलॉजी, बहुत, हाँ राइट राइट, एंड्रोलॉजी एंड्रोलॉजी, है। हाँ आई नो, पॉइंट नंबर 2 आई और नो। मैम गायनी हो सिलेबस में ना हो, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, यस, गायनी से क्वेश्चंस आएंगे, वो शायद अंकेश सर लेंगे, वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो गायनी तो हो जाएगा, फिर आपका पॉइजन्स भी बचा है मेरे ख्याल से, वो भी हो जाएगा, वो आपको मोस्टली अमित सर कराएंगे। और कुछ बचा है? हो गया ना बाकी जनरल सिलेबस? नॉलेज। जनरल नॉलेज आता है आपको? यस मैम 20 मैम माइक्रो का मैम वो 20 मार्क्स, क्या? 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का, तो वो तो मोस्टली आपको आपके स्टेट से स्पेसिफिक जनरल नॉलेज करना पड़ेगा, अरिहंत की बुक आती है। हाँ, हाँ, करंट Definition अफेयर। वो तो जो आर्यन लास्ट से ईयर ही का पेपर उसमें करंट अफेयर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मेनली सिलेबस में भी अफेयर्स है, नेशनल एंड ये स्टेट अफेयर्स है। हम्म, तो आएंगे अगर आपको पहले वही स्टेट हो अफेयर्स जाता। वाले क्वेश्चन आएंगे, तो स्टे अपडेटेड विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे पॉलिसीज हो गए, या अभी करंट इलेक्शंस हो गए, या ऐसे टाइप की चीजें ज्यादा करके पूछेंगे। अभी एनवायरनमेंट पे वो लोग पूछेंगे, अगर जनरल नॉलेज के बारे में पूछे तो G20 समिट हो गया, फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज है हमारे, वो हम अटेन कर रहे कि नहीं कर रहे, ऐसे टाइप की चीजें पूछेंगे। फिर मतलब मोस्टली ऐसी दे विल आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, मैम बट उसके अदर देन दिस अलावा आल्सो, या मैम मैम उसके अलावा हमारा अभी तक कोई मेरे को मैंने तो लेट ज्वाइन किया लेकिन टेस्ट नहीं हो रहा मैम। अल्टरनेट डे टेस्ट तो होना चाहिए। हाँ, मैम टेस्ट भी करवाने हैं आपका, डोंट वरी, टेस्ट मैं हुआ था कन्वे संडे करती को। हूँ, टेस्ट मैम करते हैं। अच्छा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हो अल्टरनेट, उसके बाद एक मॉक टेस्ट हो, फिर अल्टरनेट टेस्ट मॉक हो, तो वो टेस्ट भी ज्यादा होंगे, better है। यस 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 यस, वी विल डू इट। आपका सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जाएगा आई थिंक। एग्जाम का डेट आ गया, नहीं आया ना अभी तक? मैम अभी नहीं किया, लेकिन कहने का मीनिंग है कि खत्म होना तो वो लास्ट चीज है। हमें पहले अल्टरनेट टेस्ट तो हो सकता है, ऐसा तो कुछ हाँ, नहीं है। जो सब्जेक्ट खत्म वी हो विल चुका उनका डू, तो यस, टेस्ट कंडक्ट। वी विल डू टेस्ट। मैं बताती हूँ, सर को भी बताती हूँ, और आई विल ऑल्सो ड्रॉप क्वेश्चन पेपर्स एंड वी कैन स्टार्ट विद द टेस्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। सो आई थिंक माई पोर्शन इज डन। तो अभी अंकेश सर और अमित सर मोस्टली आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैम अगर मैम बहुत प्रेफरली अगर जब क्वेश्चन पेपर बनेगा तो मैम जैसे ब्लड की बुक है हमारे लिए, जेके के लिए रेफरेंस बुक है ब्लड की, उसमें हमें ये जो रिसर्च पेपर होते हैं इनके ऊपर बेस पे हमें क्वेश्चन ज्यादा ना होते तो ज्यादा अच्छा। सॉरी सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या? उसके आंसर हो तो ज्यादा बेटर है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, धीमी आ रही मैम है, की बुक मैम ये होती है? बोल रहे हैं बुक को कंसल्ट करो, जो हमारा पेपर आता है वो बुक से ही आता है, जैसे ब्लड से आता है, न्यूट्रिशन से, मतलब बुक से ही आता है, रिसर्च से ही पेपर आ से। रहे हैं, DV रेड्डी कंसल्ट कर रहे हैं, हाँ GCRE भी वही कंसल्ट वही कर मैम, रहे हैं, वही बोल रहे ICAR हैं। भी कंसल्ट कर रहे हैं, फिर जो अपने DHD के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं वहां से भी डेटा लेके वी आर मेकिंग नोट्स। देन व्हाट एल्स? अगर डाउट होता है तो या वी गो टू रिसर्च आर्टिकल्स बिकॉज दोज आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बट अदर देन दिस वी आर गोइंग टू द जनरल सोर्सेज ओनली, जहां से बुक से जहां से आता है वहीं से वी आर मेकिंग आवर नोट्स ऑल्सो, ठीक है। थैंक तो यू मैम। निश्चिंत रहिए रिगार्डिंग दैट। ओके, ओके, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने परसों एक डाउट था मेरा, जो मैंने आपको पूछा था कि वो लाइव स्टॉक कौन सा सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है सेंसस, कैन पोल्ट्री बी इंक्लूडेड इन लाइव हाँ नहीं, स्टॉक? पोल्ट्री शायद वो नहीं, कल पोल्ट्री क्लियर नो हो, नो नो। बट
मैं कल क्लास नहीं अटेंड कर पाई। Okay, no issues. No, poultry will not be included in livestock. Poultry, मैंने I think group पे डाला था उसके बारे में. Poultry is not included in livestock, but one research But article says that turkey is included in livestock. turkey is Very weird. But apart from turkey, all the other birds will be included as poultry, which is separate from livestock. Okay, so अगर आपको कोई पूछेगा regarding livestock, तो you should write livestock, not poultry. Cattle. Yeah, cattle. Yes, cattle का सबसे ज्यादा population है. You should write about cattle. Okay, ठीक है. Okay, Anything thank else? All doubts cleared? थैंक यू मैम। ठीक है, अगर कुछ है तो टेक्स्ट कर देना, ठीक है, we'll solve it. yes. Okay. Okay, bye bye. All the best. Okay, thank you, ma'am. मैम अगर एजीबी का कुछ समझ नहीं आए पूछना पड़े तो आपको कैसे हाँ, कंटेक्ट टेक्स्ट कर दो, ग्रुप पे टेक्स्ट कर दो, मुझे टेक्स्ट कर दो, एनीथिंग इज फाइन. ठीक है, फिर अगर ओके और मैम। कुछ चाहिए तो मैम मे बी समटाइम्स वो मैम ने पहले कहा था, कोमल मैम ने, जब हमारी बात हुई थी कि जिनने लेट ज्वाइन किया है वो भी डिस्कशन चल रहा है कि मे बी उनके लिए शायद हो सकता है, खैर अब सेपरेट बैच तो नहीं होगा बट मे बी सम लेक्चर्स विल बी रिपीटेड, वो वैसा कुछ है? So I am not currently aware of this. Okay, maybe हो सकता है they are discussing about this in the management. जब वो it will trickle down to me, I will tell you about that. But if you have doubts, we can arrange for doubt classes. Or if you want me to explain some particular topics again to you, we can have those doubt classes also later. कभी भी whenever there is time, we will make time for one or two doubt classes. जैसे भी आपको चाहिए. आपके जो भी डाउट्स है नोट डाउन, सारे नोट डाउन करके रखो and try to send them to me also, so that there might be some things that even I don't know that I have to consult sometimes, but just send them to me in advance also, so that I am like fully armored, तलवार सब कुछ लेके I am coming to answer your doubts. Okay, ठीक है. This goes for everybody, मतलब जो भी जिसके साथ भी आप डाउट्स क्लियर कर रहे हो. Yes. Okay. तो वील ऑर्गेनाइज अबाउट द डाउट सेशंस. अगर और आपको अगर एजीबी की या जो भी मिस्ड क्लासेस है वो देखनी है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, आपके पास वेबसाइट का एक्सेस है, राइट? यस मैम। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ के क्लासेस भी एक बार देखो, क्योंकि वो क्या होता है, 2 साल लाइक उस टाइम पे पूरा विगर में एंथू में पढ़ाया जाता है. ऑफ कोर्स अगेन आल्सो वी विल टीच इन द सेम एंथू, बट उस टाइम पे देयर इज लाइक व्हेन मोर पीपल आर देयर द डिस्कशन हैपेंस बेटर. सो आई विल सजेस्ट कि वहाँ की क्लासेस भी आप एक बार देखो, और अगर उसमें से भी कोई टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे तो प्लीज लेट मी नो. ठीक है. ओके, थैंक यू मैम। डाउट क्लासेस के बारे में बता देना कि कब लोगे और टाइमिंग क्या रहेगी, ये बता देना, फिर हम उसमें अरेंज करके आपको सब लोग बता देंगे। डाउट क्लासेस में जो भी है ना, एवरीबडी विल ज्वाइन. बट अगर आपको स्पेसिफिकली कोई डाउट्स आ रहे हैं, जब सफिशिएंट नंबर ऑफ डाउट्स एक्यूमुलेट हो जाए तो आप टेक्स्ट कर दो, तो उसके बाद हम लोग डाउट क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपर्ली विद एवरीबडीज डाउट्स. ओके, so it will be efficient for everybody will hear what kind of questions are coming up in everybody's minds, so that it will be samanya gyan, or what do you say, public knowledge. Okay, ठीक है. Okay, good night, bye bye.